मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान गिलज़ई साहब और मोहम्मद ज़मीर साहब। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा हर गुजरते घंटे के साथ तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के साथ एक गुज़िश्ता चंद एक घंटे के अंदर एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर क्या जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने मौलाना फजल रहमान को एक पेशकश की थी कि हम आपको जब वो अपोजिशन लीडर बना देते हैं, उस हवाले से क्या बातचीत हुई है और आइंदा का जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लाए अमल है वो क्या है। रिजवान गिलज़ई साहब, यहीं से शुरू करते हैं कि थोड़ी देर पहले जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है, इसका कितना इम्पैक्ट है, क्या इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखें, एक तो ये काफ़ी अरसे से मुलाकात पेंडिंग थी, नहीं हो पा रही थी। एक दफ़ा सोहेल अफरीदी साहब ने रब्ता किया तो मौलाना साहब दस्तयाब नहीं थे। एक दफ़ा फिर मौलाना साहब की तरफ से जब वो पेशावर गए और रब्ता किया तो सोहेल अफरीदी इस्लामाबाद थे। एक दफ़ा वो कश्मीर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वापसी पे आऊँगा, तो मौलाना साहब मुल्तान में थे। फिर मौलाना फजल रहमान 6 दिन के लिए कराची चले गए तो वो मुलाकात डिले होती गई। लेकिन जैसे ही वो कराची से वापस आए तो फिर ये मुलाकात शेड्यूल हुई। सोहेल अफरीदी आज पेशावर से स्पेशली इस मुलाकात के लिए आए। अच्छा। और मौलाना फजल रहमान के घर पे ये मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान ने उनके एजाज़ में खाना भी किया हुआ था और बड़ी खुशगवार यानी मुलाकात हुई। और ये पहली उनकी मुलाकात थी सोहेल अफरीदी की। और इस मुलाकात के बारे में बड़ी कोशिशें हो रही थी कि ये मुलाकात हो जाए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जब वज़ीर आला थे तो उनका आपस का एक वो डी खान का मामला था। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उस वक्त वो नहीं आ पाए थे। और PTI और इतनी नहीं, कुर्बतें भी नहीं थी, कोशिश थी। यानी उसके अंदर जो रुकावट थी सबसे बड़ी वो अली अमीन गंडापुर थे। वो जैसे ही ख़त्म हुई तो फिर मौलाना फजल रहमान भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब जो नए वज़ीर आला हैं उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप बढ़ाई जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर JUI एक बड़ी स्टेक होल्डर है। और फिर ये जो मुलाकात है इसका मकसद एक तो ज़ाहिर है मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, 28वीं तरमीम है, लेकिन इसका ज़्यादा जो फोकस था वो दो चीज़ों के ऊपर था। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है अमन अमान की सूरत हाल पिछले एक हफ्ते के दौरान 70 से 80 शहादतें वहाँ पे हो चुकी हैं। इसकी इंटेंसिटी को शायद पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में रहने वाले लोग ना समझ सकें, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही संजीदा और तशवीशनाक मामला है। इसके ऊपर सोहेल अफरीदी जो है वो इतलात ये हैं कि आने वाले दिनों में एक APC दोबारा भी बुला रहे हैं। उन्होंने पहले कौमी जरगा बुलाया था, अब एक और शायद वो इस तरफ जाएँ और उसमें भी वो मौलाना फजल रहमान से मुशावरत करना चाह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात के ऊपर क्या बात की जाए। दूसरा ये था कि ज़ाहिर है सोहेल अफरीदी अभी यंग हैं, सियासी दाव पेच जो है वो मौलाना फजल रहमान एक ज़ाहिर तजर्बाकार सियासतदान है। और सारे ये बात तो दुरुस्त है कि वहाँ पे उनके घर पे हाज़िरी देते हैं, बहुत सी चीज़ों में वो रहनुमाई भी करते हैं। ये बात मैं आपको मतलब बड़े बावसूख लोगों से ये कह रहा था कि यानी ज़राए से ये आपको बता रहा हूँ कि इसमें कुछ लोगों की जो ख्वाहिश थी कि सोहेल अफरीदी थोड़ा सा सियासत जो कर रहे हैं वो, तो उसमें वो मौलाना फजल रहमान से मशवरा ज़रूर कर लें। अच्छा। तो उसके अंदर मौलाना फजल जो अभी इस मुलाकात के अंदर जो डिस्कशन हुई है वो मौलाना फजल रहमान ने उनको ये कहा है कि आप अपने नज़रियात ना छोड़ें, मौक़िफ़ ना छोड़ें, लेकिन मामलात को भी चलाना है। फिर उन्होंने हवाला दिया कुछ कि मुशर्रफ के दौर में जब उनकी वहाँ पे गवर्नमेंट थी तो जो इस तरह के जब इश्यूज़ बन जाते थे वफाक के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ तनाव होता था तो उसमें किस तरह हम निकले उससे या क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया, तो वो कुछ चीज़ें उन्होंने उनको बताई। और ये एक खुशगवार मुलाकात थी। हालांकि दोनों जमातों के दरमियान आपको पता है अभी भी वो मौजूद है, एक लंबे अरसे की एक राइवलरी रही है, लेकिन उसके बावजूद ये मौलाना फजल रहमान की भी ख्वाहिश थी। और इनके दो हालांकि इसके ऊपर बात नहीं हुई है, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त सोहेल अफरीदी को एक बड़ा चैलेंज अली अमीन गंडापुर दिए हुए हैं। और वो आईनी अदालत में कल शेर अफजल की पिटीशन हो या उससे पहले पूरे सिस्टम के अंदर अली अमीन गंडापुर एक बड़े इन्वॉल्व तो हैं। और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर अक्सर PTI के फॉलोअर्स, लेकिन अली अमीन गंडापुर के ग्रुप के वो सोहेल अफरीदी के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। जी, बहुत टफ टाइम दिया हुआ है, बल्कि उनको वहाँ पे उन्होंने बाकायदा एक अपोजिशन से ज़्यादा टफ टाइम अली अमीन गंडापुर की तरफ से मिल रहा है। तो उसमें एक ऑप्टिक्स के लिए सोहेल अफरीदी का मौलाना फजल रहमान के पास जाना, और आप इसमें ये देखेंगे वो जो मौलाना फजल रहमान के साथ उनके वक्त में जो लोग थे वो मौलाना फजल रहमान ने उन लोगों को बिठाया हुआ था कि एक ज़ियाउर रहमान थे जो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, और एक मौलाना अज़ियत थे जो शेर अफजल मरवत के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। तो ये आप इसको ज़रा कनेक्ट करें ना, तो ये ऑप्टिक्स के लिए एक बड़ी खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो बड़ी एक चीज़ थी। बाकी उन्होंने बात की है कि जो इश्यूज़ हैं इमरान खान से रिलेटेड हैं, अदालतों से रिलेटेड हैं, और इस वक्त जितना निज़ाम और सियासत
सुकड़ गई है, यानी सियासी स्पेस कम हो गई है, तो उसको कैसे ठीक करना है। तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान जैसे पहले भी क़यादत गई थी, असल में वो थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए भी हैं कि पीटीआई की क़यादत किसके पास है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। असद कैसर साहब की जिम्मेदारी थी कि वो इसको लेके चले, लेकिन कोई संजीदा वो बात नहीं हुई है। तो सुहेल आफरीदी वाहिद शख्सियत है इस टाइम पे अगर इमरान खान की जमात में देखा जाए, जिनके पास इख्तियार भी है और जो एक उभरती हुई क़यादत आप समझ लें। हाँ। तो उनका और उनको संजीदा भी लिया जाता है, ज़ाहिर है ओहदे की वजह से। तो उनका इनके साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है, क्योंकि मुलाकात में ये भी मुझे ज़राए ने बताया कि इस बात पे इत्तफाक हुआ है कि ये मुलाकातें अब जारी रहेंगी, वर्किंग रिलेशनशिप बढ़ेगा। इससे दोनों जमातों का इकट्ठा होना और फिर वो जो एक ग्रैंड अलायंस की बात है कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे अपने इंट्रो के अंदर की कही कि जी महमूद अचकज़ई की भी ये ख्वाहिश है। हाँ। फिर बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है कि इसमें अपोजिशन अपोजिशन को जो लीड करे वो मौलाना फजलुर रहमान हो। तो उस कोशिश में भी एक यानी मौलाना फजलुर रहमान को एक वेटेज दिया जा रहा है कि महमूद अचकज़ई उनके पास जा रहे हैं। हालांकि ये भी हकीकत है कि मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई की आपस में नहीं बनती। ये वैसे ठीक है, एहतराम वाला ताल्लुक है, लेकिन दोनों के एक दूसरे के ऊपर वो रिजर्वेशन मौजूद हैं। हाँ, लेकिन सुहेल आफरीदी जो इस वक्त कमांड में है, जाहिर है उनके ऊपर ही पीटीआई सारी रिलाई कर रही है। तो उनका वहाँ पे जाना दोनों जमातों के दरमियान ये जो एक गैप है इसमें कमी भी होगी, और मौलाना फजलुर रहमान ज़्यादा उस चीज़ को संजीदा लेंगे कि वाकई पीटीआई हमारे साथ चलना चाहती है। वो ये समझते हैं, उनको अभी भी ये लगता है ज़मीर भाई कि हमने नवाज शरीफ को जब जेल से निकालना था या नवाज शरीफ के लिए रिलीफ लेना था, वो हमने पीडीएम के जरिए मौलाना फजलुर रहमान ने उस तहरीक को लीड किया, प्रेशर बिल्ड किया और रिलीफ लिया। वो ये समझते हैं कि अगर पीटीआई भी चाहती है कि इस तरह का रिलीफ हो तो वो इसमें एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ आगे बढ़े। साहब एक और सियासी ज़ैचा जो एक मुमकिन तौर पर बन रहा है, 3-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, ज़ाहिर बात है उसके हवाले से आपके पास कोई खबर भी होगी और आपने इस पर तज़िया भी देना है। आज एक तो मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान से, उससे पहले यह है कि सुहेल आफरीदी की एक हफ्ते में 2 मुलाकातें होती हैं गवर्नर केपीके के साथ। उसके साथ ये होता है कि मौलाना फजलुर रहमान आसिफ अली ज़रदारी को कराची में बैठकर ये दावा देते हैं कि अगर आपने 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो आप बड़ी इमारत से निकल कर हमारे पास आएँ, और जो बड़ी इमारत है उसमें बैठकर आप इस जो तरमीम है इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। साथ आज हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ साहब ने बड़े कॉलम लिखा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। उसमें उन्होंने ये कहा है कि आगे भी चलकर मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे करूँगा, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि हुकूमत उससे बेखबर है, और हुकूमत के पाँव से जो ज़मीन वो सिरक रही है, और तब उसको पता चलेगा जब ये ज़मीन मुकम्मल तौर पर उसके पाँव से निकल जाएगी। तो आपके पास ये क्या खबरें हैं भाईजान, ये क्या मंजरनामा बन रहा है, क्या सियासी ज़ैचा बन रहा है? वंडर बॉय की भी दोबारा बातें हो रही हैं, तो इसको ज़रा एड्रेस कीजिए। देखिए ज़मीर भाई, जो ये बात तो दुरुस्त है कि हुकूमत को आखिरी जब तक उसकी वो ज़मीन सिरक नहीं जाती है, हुकूमत को लगता है कि कोई मसला नहीं है। पीटीआई की हुकूमत जब जा रही थी, सारी चीज़ें पहले से प्लान हो रही थी, एक लंबे अरसे से वो तहरीक-ए-एतमाद के लिए लोगों को इकट्ठा करना, वो काफ़ी अरसे से उसके ऊपर तो काम हो रहा था, लेकिन आखिरी दिन तक पीटीआई के मिनिस्टर्स पूरे एतमाद थे कि हम कहीं नहीं जा रहे, हमें बड़े पूरे एतमाद थे कि हमें वो उस टाइम पे खैर बाजवा साहब जो है वो उनको तसल्ली भी दे रहे थे। लेकिन मामलात बाजवा साहब के हाथ से भी निकल गए थे, वो आपको बेहतर पता है, उसके ऊपर तो बड़ा अपनी यानी बात भी हो चुकी है। देखिए, ये जो मंजरनामा की आपने बात की है, ये बात तो तय है, दुरुस्त है, यानी कि ये कोई ख्वाहिश नहीं है, ये इसके ऊपर तो काफ़ी अरसे से काम हो भी रहा है कि जो मौजूदा सेटअप है इसकी ये शक्ल नहीं रहनी, इसकी शक्ल बदलनी है। अच्छा, उसमें अब जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी आज एक उसका हवाला देते हुए ये कहा कि 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी ने उस वक्त अपने ले दे करके मतलब अपना उसमें भाव में मतलब लेन देन करके उन्होंने उस वक्त उसको गुजार लिया था, लेकिन जो निज़ाम है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी उस वक्त उनका लेन देन करना, और उनको ये था कि चले अभी तो हमारी मजबूरी है, हमने और चीज़ें अदालतों को कंट्रोल करना था ज़रूरत थी। लेकिन उनने कहा चलो, फैसल वाडा ने कहा कि जो चीज़ें 27वीं में 28वीं में हो जाएंगी, अब वो 28वीं होनी तो है, ठीक है। वो पहले ये था कि बजट से पहले शायद हो जाए। अब उसके अंदर ये है कि जब ये पता चला और बिलावल भुट्टो ने उसके ऊपर आप जो रद्द-ए-अमल दिया है, जरदारी साहब ये समझते हैं कि जो जिस वजह से ये तरमीम की जा रही है, यानी सूबों को जो वफाक का बहुत ज़्यादा हिस्सा पैसे जाते हैं, वो उन्होंने कहा है कि वो पैसे आप हमसे ले लें, लेकिन ये चीज़ें सारी ना करें, क्योंकि उसके अंदर अगर तो तरमीम की तरफ अगर इसको थोड़ा सा व्यूज़ के लिए आसान बनाएं, आपको लगता है कि ये जो ट्रैके की बात हो रही है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, बड़ी अपोजिशन की तो ये जमातें, अगर जिनकी पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत में है, आपको लग रहा है कि कोई ऐसा चांस बन सकता है, ऐसा माहौल बन सकता है
कि इसमें पीपल्स पार्टी इनको ज्वाइन कर ले और एक मरतबा फिर कोई एक नया सेटअप इस हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो जाए, और हुकूमत जो है नून लीग खास तौर पे, जिसके फैजुल्लाह नियाज़ी भी आज उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में पीटीआई, जेयूआई और पीपल्स पार्टी इकट्ठे होंगे, ठीक है, यकजान दो कालिब उन्होंने लिखा है। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ 26वीं तरमीम के मौके पे। 26वीं तरमीम के मौके पे आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान के घर से उठ ही नहीं रहे थे। वो एक कमरे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैठे हुए थे, दूसरे कमरे में पीटीआई के लोग बैठे हुए थे। तो मौलाना कभी बिलावल के पास जाते थे, कभी पीटीआई के पास जाते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी, ये मौलाना फजल रहमान के बहुत करीबी ज़राए ने हमें ये बताया कि बिलावल भुट्टो ये चाहते थे कि किसी तरह मौलाना फजल रहमान उनको पीटीआई के साथ इंगेज कर ले, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि अगर पीटीआई हमारे साथ मिल जाती है तो हम ये 26वीं तरमीम रोक सकते हैं। ये बिलावल की ख्वाहिश थी। मतलब हम बिलावल के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन ये एक हकीकत थी कि वो ये चाह रहे थे कि 26वीं तरमीम ना हो। अच्छा, वो चाह रहे थे 27वीं ना हो, तो जरदारी साहब फिर प्रिवेल कर गए ना। लेकिन बिलावल की ये ख्वाहिश थी। बिलावल ने मौलाना फजल रहमान के एक पाँव नहीं पकड़े, बाकी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है कि आप खुदारा इससे हमें बचाएं। मौलाना फजल रहमान ने कोशिश की। आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात अरेंज की इमरान खान के साथ। वफ्द यहाँ से गया था और वो इमरान खान से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर वो जो वफ्द में शामिल एक रुकन था, उसने बाद में ये बताया कि हमने इमरान खान के सामने ये तजवीज़ रखी थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाहती है कि अगर आप हमारे साथ कोई पैचअप कर लें तो हम इस हुकूमत से छुटकारा ले सकते हैं। लेकिन खबर ये थी कि इमरान खान ने उस वक्त इनकार कर दिया था। अच्छा, आज सिचुएशन वो दोबारा राइज हो चुकी है। उसी तरह की बात थोड़ी सी उसमें ऐड कर दूं, ये बात 13 फरवरी 2024 को भी आई थी, जब इलेक्शन के बाद नदीम अफजल चंद साहब ने इसका जिक्र भी किया। जो बिलावल ने ये बात की थी कि मुझे बदकिस्मती से एक जमात हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है और दूसरी की हमें सुननी पड़ रही है। हाँ, नहीं वो तो नदीम अफजल चंद साहब ने भी कह दी, कोशिश हुई थी उस वक्त भी इमरान खान को कि जी किसी तरह अगर इमरान खान राजी हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी पीटीआई की हिमायत कर सकती है हुकूमत बनाने में। उस वक्त भी नहीं हुआ। अच्छा, एक बार फिर वो सिचुएशन दोबारा उसी जगह पे आ गई है। तो क्या अब पीटीआई पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट कर सकती है? अचकज़ई साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ता किया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि यार हम इस पे यानी मुलाकातें या बातचीत करते हैं, 28वीं तरमीम आ रही है, तो उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल आपके साथ बात करते हैं, लेकिन आप पीटीआई वालों को भी लेके हैं। ये बिलावल ने कहा। अच्छा, अब पीटीआई वाले जो है वो अभी पीपल्स पार्टी को वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस निज़ाम को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया है और जो भी हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी शरीक रही है, ऑन बोर्ड थी, हर तरह से मुकम्मल शरीक थी। हकीकत भी है, हकीकत भी यही है। तो पीटीआई के वर्कर्स को इस बात के ऊपर अगर तो क़यादत समझती भी है, ज़ाहिर है सियासत है, उसमें रास्ता बनाया जा सकता है। अगर तो पीटीआई की और मौलाना फजल रहमान के दरमियान सुलह हो सकती है तो पीपल्स पार्टी के साथ भी सुलह हो सकती है। ठीक है, इम्कान तो है ना, सियासत में इम्कानात होते हैं। पाकिस्तान की सियासत है, आपको पता है, एक हर लम्हा उसमें तब्दीली आ सकती है। लेकिन जो भी हो, फैसला अल्टीमेटली इमरान खान के। अब इमरान खान क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई उन्होंने अपनी सोच के अंदर तब्दीली ली है? देखें ना, एक चीज़ तो ये भी है ना कि पीपल्स पार्टी भी अब उस वक्त आ रही है कि जब खैर उन्होंने पहले भी कोशिश की, लेकिन अब तो वो मजबूर है। देखें, मेरी खबर ये है कि जो मुस्लिम लीग फंक्शनल है, पीर पगारा साहब वाली, ठीक है, उनको इशारा दे दिया गया है कि सिंध में आप तैयारी पकड़ें पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अच्छा जी। और हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने भी कह दिया है, कंवर दिलशाद साहब 2-3 दफा ये कह चुके हैं कि जरदारी साहब इधर से रिजाइन करेंगे और इधर से वो फारिग हो जाएंगे, और करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो भाई वो नैब केसेस खुल जाएंगे उनके और जेलों में जाएंगे। तो अब पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? वो यही कर सकती है कि वो इस मामले को पॉलिटिकली, यानी इसमें अगेन वही मौलाना फजल रहमान आगे हैं और वही सबको इकट्ठा कर सकते हैं, वही इसमें कोई अलायंस बना सकते हैं। तो अब पीपल्स पार्टी के ऊपर ये रिलाई करता है कि वो कितना रेजिस्ट कर सकती है। देखें, रेजिस्ट जो करेगा वो जेलों में जाएगा, सीधी सी बात है ना। इस निजाम के अंदर वो पड़ेगी ना। हाँ, वो यानी आप वकील ईमान मजारी की मिसाल ले लें, जो रेजिस्ट करेगा वो जेल जाएगा भाई। तो एक तो ये वाला मामला चल रहा है कहीं ना कहीं पे। आपने फैसल करीम कुंडी की बात की, फैसल करीम कुंडी भी गए। एतजाज एहसन साहब लाहौर से आए यहाँ पे इस्लामाबाद में, उन्होंने अचकज़ई साहब से मुलाकात भी की। यानी ये वो लोग हैं पीपल्स पार्टी के अंदर के जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है राब्ते बढ़ाने में। फैसल करीम कुंडी भी हो रहे हैं, लेकिन वो उसमें एक बात ये है कि फैसल करीम कुंडी साहब की कोशिशों के बावजूद मेरा ख्याल है कि एक तो फैसल करीम कुंडी साहब ज़्यादा अरसा गवर्नर हाउस पेशावर में
नहीं रहेंगे, वहाँ पे कोई नया मेहमान आ रहा है। अच्छा, ये भी आप खबर दे रहे हैं? ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो हो सकता है कि पीटीआई का ही कोई हो। अच्छा। हो सकता है कि ऐसा बंदा हो जो पीटीआई और मौजूदा निज़ाम के साथ भी कनेक्टेड हो। अच्छा। तो ऐसा बंदा कौन हो सकता है वो आपको बेहतर अंदाजा तो लगाना नहीं। ये तो आप खबर दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, यानी कि ये 28वीं तरमीम से भी बड़ी एक हो सकता है, यानी इस बात का कभी इम्कान है और ये होना है। और हो सकता है ये एक जो आप खबर दे रहे हैं कि नए मेहमान की आमद है, तो ये फिर एक वो ट्रेलर भी हो। हाँ, तो ये ट्रेलर है। इसके देखें मेरी बात सुने, अगर तो जरदारी साहब ऐवान सदर से निकलते हैं ना, तो फिर गवर्नर से वरनर उनको पंजाब वाला गवर्नर भी फारिग होगा। मतलब वो देखें ना, अगर इस सारे मंजरनामे को देखें तो जब जरदारी साहब मुमकिन तौर पर ऐवान सदर से भी निकलते हैं और वो तरमीम के सामने भी आपके खड़े होते हैं, तो फिर उसके बाद तो फिर उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है ना, पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के अलावा। देखें उसमें एक इत्तलात ये आ रही हैं, कुछ इसमें भी बात हो रही है जो हम शायद वीडियो के दूसरे हिस्से में हमने डिस्कस करना था, कि जो इस वक्त एक इम्कान नजर आ रहा है पीटीआई के लिए रिलीफ का, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो हम उसको डिस्कस करते हैं। उस इम्कान में एक ये भी है कि पीटीआई को भी ये कहा गया है कि आप 28वीं तरमीम की चीज़ें, क्योंकि 28वीं तरमीम में जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें पीटीआई के मंशूर में, मतलब छोटे सूबे हैं। और आपको पता है कि इमरान खान 28वीं ये इस 18वीं तरमीम के रिवर्सल की बात खुद कर चुके थे। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में यानी अब यूनिट्स की बात हो गई, की बात हो गई, एनएफसी की बात हो गई। जी। तो उन्होंने ये भी इत्तलात आ रही हैं कि अप्रोच किया गया है कि पीटीआई इसको देखे और अगर जरूरत पड़े तो पीपल्स पार्टी को माइनस, अगर पीपल्स पार्टी नहीं भी मान रही तो पीटीआई के वोटों से भी हो सकता है। ये एक इम्कान है, अभी तो पता चलेगा, और उसके बदले में पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है। मेरा ख्याल नहीं है कि इमरान खान इस निज़ाम की किसी तरमीम की हिमायत करेंगे, ठीक है, लेकिन कोशिश हो रही है, जो चीज़ हो रही है ज़ाहिर है वो वोट करना मकसूद है। बाकी जो दूसरा मामला है कि जिस तरह वो पीटीआई के लिए आसानियों वाला, उसकी बहुत सारी इंडिकेशंस तो आपको नजर आ भी रही हैं। जो कल आपने ट्वीट किया, जबकि 18 तारीख नहीं आ गई है, 18 जून की, एक तो इंडिकेशन ये है कि डोगर साहब जो तावले हुए थे कि जी बस मुकाना है, वो 18 पे चली गई है। खबर ये भी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातें रेगुलर हो रही हैं, और आज सुना है कि उसकी बेटी की भी मुलाकात, उनकी बेटी की मुलाकात भी हो गई है। हो सकता है इमरान खान की फैमिली की मुलाकात भी ईद के दिनों में करवा दी जाए। और फिर इसमें जो एक बड़ा समझें कि बड़ा मुतालबा था मौजूदा निज़ाम का पीटीआई से कि आपने सख्त गुफ्तगू नहीं करनी, आपने हार्ड स्टांस नहीं लेना, उसमें भी नरमी की कुछ इंडिकेशंस जो हैं वो नजर आई हैं। और अलीमा खान साहिबा का बैकडोर मुज़ाकरात के ऊपर इत्मीनान का इजहार करना, 2 हफ्ते के लिए चीज़ों को आगे लेके जाना, और उसके अंदर ये तारीखों का डल जाना हाई कोर्ट के अंदर, फिर या अफरीदी साहब का ये कहना कि जी आपके केसेस ईद के बाद लगने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर इमरान खान का बिल्कुल फिट होना, यानी मुतमईन होना। ये खबर भी है कि इमरान खान की भी और बुशरा बीबी की जो सख्तियाँ थी वो कम हो गई। अच्छा, जेल के अंदर, अच्छा, और उनमें भी कमी आ गई है, और ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं। अब ये अगेन बात यही है कि इस निज़ाम ने जितना ट्रक की बत्ती के पीछे मुख्तलिफ मौके के ऊपर पीटीआई वालों को लगाया है, ये एक और ट्रक की बत्ती ना हो। लेकिन जो फरवरी में सुहेल आफरीदी से निज़ाम के लोग मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि 2 महीने 3 महीने में चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसी बात को अगर मैं आपकी सेकंड करूं, अंसार अब्बासी ने भी अपने एक, आपको पता है वो जहां से वो करते हैं अलाइन है, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की हैं कि पसे पर्दा जो बातचीत चल रही है उसके नतीजे में जो पहला सीबीएम ये है कि आपने हार्ड जो है स्टेटमेंट नहीं देनी, कोई स्टांस ऐसा नहीं लेना, उसके नतीजे में आपको चीज़ें ऐसा ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगी। जो आपकी खबर को मैं सेकंड कर रहा हूँ कि वो चीज़ें ये मुख्तलिफ हल्कों में ये तो मुतालबा पहले दिन से रहा है ना, एक ही मुतालबा रहा है और उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। अब जो 2 दिसंबर की मुलाकात थी, उस्मा खान साहिबा जब अंदर गई थी, वो मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब ने करवाई थी, और वो मुलाकात इसी गारंटी के ऊपर हुई थी कि आपने बाहर निकल के बात नहीं करनी, ठीक है, और अगर आप बात नहीं करेंगे तो मंगल को उनकी मुलाकात हुई थी, जुमेरात को सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो जानी थी, ये तय था। मतलब ये जाहिर है जब बैकडोर चीजें होती हैं तो उसमें तय होता है ना कि आप ये करेंगे तो आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। हुआ ये कि उस्मा खान साहबा जैसे ही बाहर निकलती हैं तो उन्होंने आके फिर वो बम गिरा दिया। तो वहां पे फिर बहुत गुस्सा आ गया कि भाई, अच्छा, फिर ज्यादा गुस्सा जो है वो इस बात के ऊपर आया कि सुहेल आफरीदी ने पशीन के अंदर खिताब किया और उन्होंने कहा वो कि तुम्हारे बाप का मुल्क है ये वो, बिल्कुल ठीक है। इससे बहुत ज्यादा गुस्सा फैला। अब मसला ये है कि जो मीडिएटर है ना, जो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं,
जो मोहसिन नकवी हैं, जो सीधी बात है, हाँ बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि भाई पीटीआई वालों से ये कहते हैं कि आपके लिए रिलीफ, मोहसिन नकवी साहब अगर गारंटी देते हैं तो जाहिर है इस टाइम पे निजाम के अंदर गारंटर सबसे बड़े वही हैं। वो ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा हाथ हल्का रखें तो आपके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। और वो उस वक्त जब ये इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल 85% वाला मामला हुआ था, वो तो ऑलमोस्ट चीज़ें डन हो गई थी, लेकिन वो अलीमा खान साहबा ने उस वक्त एक थोड़ा सा हार्ड स्टांस ले लिया था और उन्होंने कहा चलो जो मर्जी कर लो, आप इतिहास करके देख लो। अब ये हुआ कि आप उस दिन वहाँ मौजूद थे जब ये धरना हो रहा था, और उसके अंदर पहले गौहर साहब गए, अलीमा खान नहीं मानी, दूसरी दफा गए तो मान गई। तो अब अलीमा खान साहिबा ने भी थोड़ा सा, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई जो शायद जिसके अंदर थोड़ा सा सिस्टम रिलैक्स था कि यार अलीमा खान, आप सुहेल अफरीदी, अच्छा ये आपस में लड़ रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हुआ ये कि सारे इकट्ठे बैठ गए, ठीक है, और ये सब ये बात भी कर रहे थे कि जिस दिन ये इकट्ठे बैठ जाएंगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वो इकट्ठे बैठे और जो बातचीत गुफ्तगू हो रही थी उसके अंदर इन्वॉल्व हुए, क्योंकि उस वक्त जो गुफ्तगू हो रही थी ना, वो सीधी जो बात है, बैरिस्टर गौर पैगाम मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौर एक्सचेंज कर रहे थे। बैरिस्टर गौर आगे अख्वानज़ादा हुसैन के जरिए अलीमा खान को बता रहे थे, वो डायरेक्ट यानी कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। अब शायद जो है वो थोड़ा सा यानी इन्वॉल्व हुए हैं। और फिर हमने ये भी देखा है कि गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 दिन से तहरीक इंसाफ जो है वो हर फोरम पर बड़ा एक्टिवली चीज़ों को कर रही है, अदालतों के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर, या फिर सुहेल अफरीदी और अलीमा खान का जो धरना हो, तो यानी कि तीनों महाजों के ऊपर तहरीक इंसाफ बड़ी एक्टिव नजर आई है गुज़िश्ता। देखिए वो तो एक इन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई थी, और वो इसी वजह से की हुई थी, वो कह रहे थे कि थोड़ा सा आप यानी खामोशी रखें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें बेहतर कुछ हो नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा तो हमें जो है ना वो करना चाहिए। फिर ये भी हुआ, उसमें ज़ाहिर है आपको पता है कि पहले ये तय था कि रूट जो है वो होगा, वो जाएंगे चक्री से और पटियाला चले जाएंगे, लेकिन वो रूट उन्होंने तब्दील कर लिया, तो उस पर भी जो है वो बड़ा यानी एक, और हुकूमत ने खुद ही एक बहुत बड़ी चीज़ कर दी, उससे प्रेशर तो डेवलप हुआ। मतलब आप ठीक है, देखिए मसला क्या है निज़ाम को, आप पटियाला के बाहर 10,000 लोग वैसे इकट्ठे हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। सही बात है। सुहेल अफरीदी जब वज़ीर आला वहां पे आएगा तो फिर खबर भी बनेगी, फिर उसके ऊपर एक मसला भी होगा। वहाँ पे ये भी था कि चूंकि ये जो 26 नवंबर की जगह है वो एंट्रेंस थी इस्लामाबाद की, एंट्रेंस और एग्जिट था, जब वो बंद हो गया तो फिर 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर के ऊपर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो मुकम्मल पूरा पिंडी बंद हो गया। मतलब ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि अगर आपने मतलब जोर डालना है तो रिजवान साहब निज़ाम के लिए और भी चैलेंज है। देखें बजट आ रहा है, IMF के जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन रेट है आज, यानी कि जो इन्फ्लेशन आपकी 10% से नीचे आ गई थी, आज की खबर यह है कि वो 14% क्रॉस कर गई है। IMF कह रहा है कि जो सब्सिडी वाला आपका चेक करते हैं सारे चैप्टर बंद करें, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप क्लोज करें। उसके बाद वो आपका जो अपना FBR के जो शॉर्टफॉल है, जो चीज़ें महंगाई वाली चीज़ें आ रही हैं, और अगले आने वाले दिनों में इतनी शदीद चीज़ें जो इंडिकेटर्स आ रही हैं, ये भी तो एक चैलेंज है निज़ाम के लिए। बिल्कुल, इसीलिए तो निज़ाम ने वैसे ही ये फैसला कर रखा है कि बजट के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी है, और वो उसकी इंडिकेशन नज़र भी आ रही है। और अब वो किस हद तक, यानी इस वक्त देखें एक और बड़ा फैक्टर उसके अंदर ये भी है कि इससे पीपल्स पार्टी के साथ तो मसाइल हैं ही हैं। मोहसिन नकवी साहब और इसहाक डार साहब के जो आपस में एक चपलिश है, फिर मरीम नवाज साहबा का भी एक बैकग्राउंड तो रहा है, उनकी बहुत दफ़ा सुलह भी हुई है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन इसहाक डार साहब को मोहसिन नकवी साहब ने कॉर्नर कर दिया है। आप देखें वो ईरान गए हुए हैं, वो वज़ीर ख़ारिजा का काम है वहाँ जाना, लेकिन वो भी वहाँ पे वो चले गए। असूलन तो अखलाकी तौर पर इसहाक डार साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए कि यार मतलब वज़ीर ख़ारिजा आप हैं, वज़ीर दाखिला जाके चीज़ें कर रहा है। लेकिन सदीक जान साहब वो बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, वो कहते हैं कि देखें नवाज शरीफ ने वसीयत लिख के दे दी है कि भाई कोई किसी किस्म की अगर किसी मकाम पे आपको ये नौबत आती है ना कि आपने मुज़म्मत करनी है, आपने सामान उठाना है, वो आपने बेशक आप उसको आप कार्गो करवा दें, लेकिन खुद आपने लाहौर पहुंचाना है खुद आपने निकलना है। तो ये है कहानी। देखें अब इसमें कैसे चीज़ें डेवलप होती हैं। बहरहाल ये सारे इशारे इंडिकेट करते हैं कि सूरत हाल जो है वो अब ऐसी नहीं रहेगी। ठीक।